सूचना तो आप लोगों को मिल ही गई है कि ये एक स्पेशल क्लास है जिसमें बजट 2025-26 और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। ये वैसे तो बजट 25-26 का है, बाकी बातें बाद में होगी आप लोगों से, अभी क्लास की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो बजट 2025-26 के लिए जो आया है वो बेसिकली 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। लेकिन ये मत समझें कि जो 26 में एग्ज़ाम देंगे, जो 27 में एग्ज़ाम देंगे या जो 28 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए उपयोगी ये नहीं है, क्योंकि बजट जो है और सर्वे जो है कम से कम 3 साल का हमें आना चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना 29 में भी, तब भी आपको 25-26, 26-27, 27-28 ऐसे बजट जो 2-3 सालों के आपको आने चाहिए, क्योंकि बजट का स्वरूप जो है जुड़ा हुआ होता है। कई सारे स्कीम्स, कई सारी योजनाएं आप देखेंगे कि मैं शुरुआती 24-25 वाले में बजट में क्या क्या बातें कही गई थी उससे शुरू करूंगा। तो बजट वैसे होता है आगे वर्ष का, 1 वर्ष का, लेकिन एग्ज़ाम के लिए 2-3 वर्षों के बजट जो उपयोगी ज़्यादा होते हैं। निश्चित तौर पे ये मत समझे कि ये 25 के बाद ये बजट बेकार हो जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा चीज़ ये कि आपको यहाँ सीखेंगे भी कि आखिर बजट कैसे पढ़ा जाता है और बजट प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कैसे उपयोगी है, कैसे आपको मेंस के उत्तर में इसका उपयोग करना है, कैसे इसके फैक्ट जो है, इसके कंसेप्ट जो हैं कैसे आगे उपयोगी होंगे, इन सब की जानकारी मिलेगी, है ना। तो निश्चित तौर पर ये बजट का सेशन जो आपके लिए कई प्रकार की जानकारियाँ लेके आएगा। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे दोनों को पहले हम बात करेंगे बजट की और बाद में बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, है ना। इसमें पीपीटी है, उसका प्रिंटेड जो आप लोगों को या पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स लिखा हुआ है, डिटेल्स में जो लोग नोट करना चाहें नोट करते रहेंगे। जो लिखवाऊंगा यहाँ पर डिटेल्स में लिखवाऊंगा नहीं, यहाँ पे क्लास में जो बोर्ड पे लिखूंगा वो नोट कर लेंगे। और इसका प्रिंटेड जो है आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा आज, और आपको कल तक या परसों तक मिल जाना चाहिए। इंग्लिश हिंदी में जो इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आप देखेंगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें हैं वो मिल जाना चाहिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसके बजट के बारे में, बाद में बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। देखो बजट जो आता है ना, बजट जो है वो बेसिकली होता जब हम बात करते हैं बजट के, तो 2 चीज़ों को देखना होता है हमें। एक होता है बेसिक्स और एक होता है जो गवर्नमेंट का जिस साल का आता है, इस बार 2025-26 का आया है, इसके बारे में। बेसिक जो है, चूंकि आप लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, क्लास में ले चुके हैं, क्लास में पढ़ चुके हैं कि बजट क्या है, बजट की क्या संवैधानिक स्थिति है, बजट के क्या क्या कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक हैं, और उसमें प्रकारों में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक राजस्व, नहीं सार्वजनिक व्यय, और उसमें पढ़ा था हमने राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, सब पढ़ लिया। तो लोग नहीं क्लास में लिए होंगे वो लोग अपना अलग से, इसका चूंकि ऑनलाइन में शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा दबाव बना दिए कि सर ऑनलाइन शुरू हो गया, ऑफलाइन में आप ऑनलाइन से ही काम चलेगा क्या। तो मैंने और मैनेजमेंट ने निर्णय किया कि नहीं, अब जा कर के पटना में ऑफलाइन जब क्लास लिया गया है तो ऑफलाइन के बच्चों को ऑनलाइन क्यों दिया जाए। और मैंने जो लोग सेमिनार में गए थे, मैंने वादा भी किया था कि मैं आऊँगा, तो मैं आ गया। तो मैं अपने वादे पर मैं अपने वादे पर खरा उतरा हूँ, लेकिन आप लोग अपने वादे पर खरा नहीं उतरे हैं, क्योंकि पढ़ाई विगत 12 फरवरी से लेकर के और आज 16 मार्च हो गया, बहुत अप्रैल हो गया, सॉरी, इस 2 महीने में ज़्यादा पढ़ाई आप लोगों की हुई नहीं है ना, कि हुई है। स्वाध्याय स्वाध्याय क्लास की बात नहीं, स्वाध्याय नहीं हुई है। तो इसलिए आप लोग अपने वादे पे खरा उतरिए और निश्चित तौर पर मन से पढ़िए, तभी जाके सफलता मिलेगी। देख रहे हैं कितनी प्रतिस्पर्धाएं जो हैं आपके जीवन में और इस एग्जाम में आ रही है, ठीक है। तो 25-26 के बजट बेसिक्स बातें जो लोग नहीं क्लास में लिए होंगे, जिनके मन में डाउट्स होगा, वो ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी संस्था ने डाला है, और आप लोगों के लिए उसका तो अलग से एक्सेस भी मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं या पिछले क्लास के नोट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करूँगा मैं 25-26 के बजट की, यहाँ मैं बेसिक्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि दोबारा रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक नहीं है और इसलिए वो किया भी नहीं जाता। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो लोग क्लास मेरे से नहीं लिए हैं उनके लिए बेसिक्स की जानकारी दी जाती है। उसमें चाहे
घटक हो बजट का, चाहे आपका जो घाटा अगर बताया था, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, इन सब चीज़ों की बात जो है ये करना होगा। ठीक है, ये चलता है क्या? नहीं, अभी लगा, अभी नहीं चलता है। चलवाइए इसको, व्यवस्था कराइए, कल से चलने लगेगा। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। देखिए, अब इस जीवन में आदमी थोड़ा सा सुविधा भोगी कहते हैं इसको, सुविधा भोगी हो जाता है आदमी। आपके अवस्था में तो हम लोग बिना फैन के भी क्लास लेते थे, और फैन चलता था और टीचर की बस ना ही नहीं पड़ी, इतने बड़े बड़े फैन होते थे और इतने चलते थे अंग्रेजों के ज़माने के फैन। वैसे इतना बुजुर्ग नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी तो है ना, तो अब जो है, लेकिन आदमी सुविधा भोगी हो गया, चाहता है कि सुविधाएं रहे ताकि बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, तो ये बजट 25-26 की बात करते हैं। हम सबको पता है कि बजट 1 फरवरी को आता है, या कह सकते हैं कि फरवरी के पहले कार्य दिवस को आता है। अगर 1 तारीख छुट्टी है, 2 तारीख छुट्टी है, तो 3 तारीख को आएगा, जो भी पहला कार्य दिवस होगा वह। कोई लीगल नहीं है, कोई वैधानिक नहीं है कि एक कोई आएगा, लेकिन सरकार ने एक परंपरा में पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में आता था, आखिरी वर्किंग डे को आता था। अब जो है 17 के बाद से 1 फरवरी को ही आता है। तो जो बजट आया, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब भी अगले साल, चूंकि बहुत सारे लोग इसमें से क्लास में नहीं रहेंगे, अधिकांश लोग, तो आप एक ध्यान रखें कि बजट को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है स्पीच को पढ़ना, यानी वित्त मंत्री के भाषण को पढ़ना। हम लोग वीडियो देखते हैं, टीचर के लेक्चर को सुनते हैं, किसी शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, हम लोग भाषण को नहीं पढ़ते हैं। और मैं कहता हूँ हमेशा भाषण को पढ़िए। जो स्पीच दिया गया है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वित्त मंत्री के द्वारा, वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों, क्योंकि जब सुनेंगे आप स्पीच को तो बहुत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में होता है, उतने टर्म समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जब इसको आप पढ़ेंगे तो 5-7 पेज का वीडियो होता है, आपका PDF होता है, उसको पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ में आती है। हम लोग टीचर के चीज़ों को पढ़ते हैं, हम लोग भाषण को नहीं पढ़ते हैं। भाषण पढ़ेंगे तो तारतम्यता मिलेगी, कंटिन्यूटी मिलेगी, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें आई हैं, कैसे क्या चीज़ें आई हैं, उससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है हम लोग को। तो बजट को समझने के लिए स्पीच को पढ़ना पड़ेगा, बजट के भाषण को पढ़ना पड़ेगा। आगे से जब भी आप इसकी आवश्यकता होती है तो पढ़ेंगे, वो बेहतर रहेगा, है ना। तो बजट 2025-26 जो आया, ये देखो, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को ये पढ़ने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि शुरुआत कर रहे हैं बजट का, और बजट क्या होता है? सरकार के आने वाले वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा होता है, कि सरकार किन किन सोर्सेज से कितना कितना पैसा अर्जित करेगी और किन किन मदों में कितना कितना पैसा खर्चा करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा हमें एक फिगर पता होना चाहिए कि आखिर 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50,000 करोड़ क्या सरकार को मिल रहा है और कितना सरकार खर्चा करेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें से काम का चीज़ मिल जाएगा। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं PCS वगैरह की, उनके लिए ये आंकड़े जरूरी भी होते हैं कि BPSC, UPPCS, RS, MPPS, इन सब एग्जामों में देखा गया है कि आंकड़े पूछे जाते हैं, राजस्व घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है। लेकिन UPSC में आंकड़े नहीं चाहिए। लास्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या चाहिए इसमें, तो ट्रेंड चाहिए होता है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, इनका फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, वो मैं यहाँ पे जो सरकार ने बताया उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये एक अनुमान है, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये क्या होता, अनुमान होता है। 2025-26 में क्या अनुमान आया है, इतना आएगा, या इन 2025-26 का ये सब क्या है, अनुमान है, 25-26 का अनुमान है ये। और ये जब 2026-27 आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें संशोधन हो जाएगा। बताया था मैंने, अगले साल इसमें होगा संशोधन, और 2027-28 में एग्जैक्ट वास्तविक फिगर जो आएगा। इतना तो आप लोगों को याद है, और कल से कुछ और याद करके बैठेंगे, क्योंकि आवश्यकताएं पड़ेगी हमें, क्योंकि घाटा वगैरह थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे उसकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी ये सारे अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अगले साल जब आएगा बजट, इसमें संशोधन होगा। देश बड़ा है, कुछ चीज़ें प्राप्त होगा, कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होगी, सरकार का कहीं व्यय बढ़ जाएगा, कहीं क्या होगा, ये सब मिल जाएगा। इसको बाबू मत लिखो, सब मिल जाएगा। ये PDF दिलवा देता हूँ PP उसका, और सब मिल जाएगा। इसमें जो लिखवाऊंगा वो थोड़ा सा लिखना है, आवश्यक अनावश्यक चीज़ों को
लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ऊर्जा बचेगी। अभी ऊर्जा की आवश्यकता अगले 8-10 दिन तो ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि बाकी क्लास में आप लोग सुस्ती से पढ़ रहे होंगे, मेरी क्लास में थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर पढ़ना पड़ेगा। ऊर्जा बचाइए, गर्मी हो या बरसात हो या आंधी या तूफान हो, यार खड़ा हो सीना तान, यार बैठा हो सीना तान। यहाँ पर आप लोग यार गर्मी थोड़ा भूल जाइए, कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए गर्मी भूल जाइए। और लाइट गई है, फिर आ जाएगी 5-7 मिनट में, थोड़ा सा वायरिंग वगैरह का इशू है, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं। हाँ ठीक है। तो सरकार ने क्या कहा है कि हमारा अनुमान जो है ये 34.96 लाख करोड़, यानी कि लगभग 35 लाख करोड़ हमारा क्या है, उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां हैं। यानी सरकार को प्राप्तियां जो है करीब 35 लाख करोड़ के आसपास है। एक दिमाग में फिगर होना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी के या पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देश में पैसा लगभग आता कितना है बिना उधारी के, बिना कर्जे के। सरकार की लगभग कमाई हो सकती है या इसमें विनिवेश वगैरह से ही पैसा मिलता है। यानी बिना कर्जे के सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो लगभग 35 लाख करोड़ है। जबकि व्यय कितना है सरकार का, कुल व्यय लगभग 50.65 लाख अनुमान है। ये हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो जाए, हो सकता है इसमें कमी हो जाए, कोई आपदा वगैरह आ जाए तो बढ़ोतरी हो सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी सरकार की योजनाएं वगैरह कम हो जाएं तो कमी भी हो सकती है। जनरली कमी नहीं होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। कोई भी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है। केवल कर प्राप्तियां, यानी सरकार को नेट टैक्स से जो पैसा आता है, जो कि सरकार की वास्तविक कमाई है, ये सरकार की वास्तविक कमाई नहीं है। इसमें फीस भी है, फाइन भी है, इसमें सरकार का विनिवेश भी हो सकता है, सरकार जो संपत्तियां बेचती है उससे पैसा आता है। लेकिन ये जो है बिल्कुल 28.37 लाख करोड़, यानी लगभग 28-28.5 लाख करोड़ सरकार को क्या हो रही है, कर से, कर में सब होते हैं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर सब कर होते हैं, उनकी बात होगी जब हम सेकंड पार्ट में आएंगे। तो राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.4% है। यानी देश की जो जीडीपी है उसका लगभग 4.4% होना कितना चाहिए, होना चाहिए लगभग 2 नहीं 3%। FRBM एक्ट याद है, पढ़ाया गया था आप लोगों को, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, है ना। राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 में लाया गया था, जो कहता है कि देश में 3% के आसपास क्या होना चाहिए, घाटा हो तो जीडीपी का, तो उसको सही माना जाएगा। यानी इतना विचार कंसिडरेशन है, उतना कंसिडरेबल है, ये कहा गया। फिर कहा गया कि सकल बाजार उधारी, क्योंकि व्यय हमारा इतना है और प्राप्तियां हमारी इतनी है, तो बाकी जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, उधारी कहेंगे। यानी लगभग सरकार को 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए क्या करना होता है, उधारी सरकार को लेनी पड़ रही है। यानी देश को चलाने में सरकार को एक वित्तीय वर्ष में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद सरकार ने कहा है कि कैपेक्स व्यय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। हिंदी में कहेंगे इसको पूंजीगत व्यय, लिखा हुआ है पूंजीगत व्यय। ये व्यय सरकार का 11.21 लाख करोड़ है, करीब जीडीपी का 3.1% है। ये व्यय सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या दिखाता है, ये व्यय दर्शाता है कि सरकार कुछ ऐसे खर्चे कर रही है जिससे कि या तो सरकार के कर्जे उतर रहे हैं या सरकार अपने लिए संपत्तियों का निर्माण कर रही है, आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है, आईआईटी बनवा रही है, मेडिकल बनवा रही है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। विगत कई वर्षों से कैपेक्स में, पूंजीगत व्यय में लगातार सरकार की वृद्धि हो रही है, और ये दर्शाता है कि सरकार ने आधारभूत संरचना पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये चीज़ें आपको एक याद नहीं करना है फिगर, एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। और जब हम बात करेंगे लास्ट में जब बजट की, तो वहाँ पे बात करेंगे हम कि यहाँ पर कैसे कैसे कितना कितना ट्रेंड है, टैक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें कैसे हो रहा है, उधारियाँ कैसे बढ़ रही है, इन सब का एक ग्राफ में जो सरकार ने बनाया, उन ग्राफों को यहाँ दिखा करके आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करूं यहाँ पर, तो बजट के 2 भाग होते हैं। बजट के 2 भाग होते हैं, एक होता है भाग अ और एक होता है भाग ब, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। भाग अ जो है ये क्या होता है, ये सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं,
जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी सरकार के कार्यक्रम होते हैं, यानी ये व्यय वाला भाग होता है। यानी सरकार इसमें अपने व्यय को दर्शाती है कि हम किन किन क्षेत्रों में, किन किन मदों में हम कितना कितना पैसा खर्चा करने जा रहे हैं। ये भाग अ होता है, जो कि सरकार को, सरकार की नीतियों को दर्शाता है कि सरकार किन क्षेत्रों में ज़्यादा खर्चा कर रही है। सरकार शिक्षा पे खर्चा कर रही है, सरकार स्वास्थ्य पे खर्चा कर रही है, सरकार आधारभूत संरचना पे खर्चा कर रही है, सरकार का रक्षा व्यय बढ़ रहा है। ये भाग अ दिखाता है। जबकि भाग ब जो है, इसमें होता है, आय का भाग होता है। इसमें बेसिकली कर प्रस्ताव या कर संशोधन होता है। यानी सरकार जो है, जो भी कर वगैरह प्राप्त करती है, उसमें चाहे आयकर के बारे में, जैसे आयकर में संशोधन किया गया इस बार, आयकर संशोधन, ये सब पार्ट जो है ये पार्ट बी में होते हैं। यानी पार्ट बी जो है बेसिकली राजस्व वाला पार्ट होता है, यानी जहाँ पर प्राप्तियाँ सरकार को कितनी हो रही है, किन किन मदों में हो रही है, किन किन क्षेत्रों में हो रही है, ये सारी चीज़ें सरकार यहाँ पर दिखाती है। तो कोई पूछे बर्ड के कितने पार्ट हो गए, तो दो पार्ट हो गए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए व्यय का पार्ट होता है और पार्ट बी जो है वो आय का पार्ट होता है। बेसिकली आय को दर्शाती नहीं, लेकिन सरकार दर्शाती है कैसे कैसे हम आय, किन किन स्रोतों में हमने आय के लिए क्या क्या सुधार जो है, क्या क्या परिवर्तन जो है हमने किया है, और क्या क्या हम योजना बनाए हैं जिनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब बजट का थीम दिया गया। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। तो बजट का थीम क्या है? थीम है सबका विकास। सबका विकास, ये बार बार हम लोग बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। एक संकल्पना है समावेशी विकास की, सबका सभी प्रकार से विकास। इसमें भी कहा गया है कि सबका विकास, और आगे कहा गया है सभी क्षेत्रों के लिए संतुलित विकास में तेजी लाते हुए। देखो, अपने देश में विकास तो हुआ है, किसी को डाउट नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास का जो पैमाना है, विकास का जो स्तर है, वो बड़ा असंतुलित है। किसी क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हुआ है, किसी क्षेत्रों का कम विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हुआ है, कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों का कम विकास हुआ है, शहरी क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हुआ है, और समाज के कुछ खास वर्गों का ज़्यादा विकास हुआ है, कई वर्गों का विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए सरकार कह रही है कि संतुलित करेंगे, या इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे, और साथ साथ यहाँ संपोषणीय भी आएगा। यानी भारत का या विश्व का जो विकास है, वो कई बार देखा जाता है कि संपोषणीय नहीं है, धारणीय नहीं है। हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास करने के साथ साथ हम पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें उन पर भी क्या करना है? नियंत्रण करना है। यानी विकास ऐसा हो जो संतुलित हो, चाहे क्षेत्रों के मामले में हो और चाहे पर्यावरण और प्रकृति के मामले में हो। इसलिए बजट का थीम ही जो है सबका विकास और सभी क्षेत्रों के लिए संतुलित विकास में तेजी लाते हुए, जो क्षेत्र खासकर पिछड़े हैं, और सबकी बात आगे कैसे कैसे पॉइंट दिया गया है उनकी हम बात करेंगे। अब जो है इस बजट में ये कहा गया है कि विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए क्या सिद्धांत होगा। अब यहाँ पर लेकिन ध्यान दो, अब इसीलिए कहता हूँ कि हर 2-3 साल का बजट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, 2024-25 में जो बजट आया था, इस बजट में विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को बनाया गया था। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 लोगों को केंद्र बिंदु माना गया था। 4 लोग कौन कौन से? पहला है गरीब, दूसरा है युवा जिसे अमृत पीढ़ी कहा गया, तीसरा है अन्नदाता, किसान, और चौथा कहा गया नारी यानी महिलाएं। यानी सरकार ने कहा कि हमें अगर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें इन 4 वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। और
प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि देश में 4 ही जातियां हैं, यही 4 जाति है, कोई उच्च जाति कोई निम्न जाति नहीं है, जाति है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। अब इसमें गरीबों का विकास करना। अमृत पीढ़ी क्यों कहा गया? क्योंकि 2022 से लेकर के 2047 तक का जो पीरियड है उसे हम लोग अमृत काल कहा जा रहा है, इसे हम लोग अमृत काल कह रहे हैं। यानी इंडिया एट भारत एट 75 से लेकर के भारत एट 100, यानी जब आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा, इस काल में जो भी युवा हैं, मुझ जैसे जो भी युवा हैं, उन सभी युवाओं को युवा पीढ़ी कहा गया, और युवा पीढ़ी को हम लोग अमृत पीढ़ी कहे गए हैं, क्योंकि ये अमृत काल में जो युवा हैं उन्हें हमें अमृत पीढ़ी कहा गया। और किसी भी देश के विकास में, युवा हूं मैं, ऐसे डाउट आप लोग नहीं होना चाहिए, हैं? अब जिससे तुलना कर लो तुम्हारा क्षेत्राधिकार में है, ठीक है। तो कहा गया कि अगर देश का विकास करना है तो युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा। अगर युवाओं के लिए आप बताया गया, आगे बढ़ाऊंगा, इसी को व्यापक दिया गया इस साल 25-26 में। अगर युवाओं का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति तो युवा ही होते हैं, और युवाओं पर अगर उनके रोजगार नहीं मिलेंगे, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो देश विकास नहीं करता। अन्नदाता, भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता की बात कही गई, किसानों की बात कही गई। फिर नारी, महिलाएं, चूँकि देश में स्थिति बड़ी कमज़ोर रही है और हर क्षेत्र में नारी का योगदान कम रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हर जगह, राजनीति का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं को उतना अवसर नहीं मिला है जितना कि मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने कहा कि ये 24-25 की बात है। अब इसमें जब स्पीच आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ लिखा गया है कि 24-25 के जो सिद्धांत हमने बनाए थे, इन्हीं को अब 25-26 में व्यापक कर दिया गया है। यानी 24-25 का आपको सिद्धांत अगर नहीं पता होता है तो 25-26 की बातें आपको समझ नहीं आएंगी। क्या कहा गया? अब इनको कहा गया कि विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत, ये जो 4 थे ये संकीर्ण सिद्धांत थे। अब इसमें थोड़ा स्पष्टता लाएगी, हो सकता है कि 26-27 का जो बजट है उसमें कुछ और व्यापकता आ जाए, इसीलिए क्रम में पता रहेगा ना। एक साल का बजट तो अगले साल भी जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हम सिर्फ कर दे कि हम लोग कुछ स्कीम का नाम जान लेते हैं और हमारा बजट हो जाता है। इसीलिए खासकर मुख्य परीक्षा में हम इन चीज़ों को जब लिखेंगे, बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या लिखना है, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो व्यापक सिद्धांत क्या है? सबसे पहला, गरीबी से मुक्ति। और गरीबी से मुक्ति हर जगह बात की गई है, चाहे SDG हो, संपोषणीय विकास लक्ष्य हो, जो कि उसका पहला ही गोल क्या है? नो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को 0 पॉवर्टी करना है हमें। तो सबसे पहले तो ये गरीबी से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति हमें प्राप्त करना है। और गरीबी से मुक्ति के लिए अब जितने पॉइंट है, अब देखो पॉइंट में कैसे कंटिन्यूटी है। गरीबी से मुक्ति के लिए क्या करना होगा? सरकार कहती है कि 100% लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा। अब सरकार को सबसे पहला काम स्कूली शिक्षा के लिए, और अपने देश में कई योजनाएं हैं, चाहे नई शिक्षा नीति हो और चाहे बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जिनके द्वारा लोगों को स्कूली शिक्षा की। जब तक आप मानव संसाधन का विकास नहीं करेंगे, जब तक लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तब तक आप उनकी गरीबी दूर शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगला पॉइंट क्या कहता है कि सिर्फ स्कूली शिक्षा से काम नहीं चलेगा, आपको लोगों को उच्च गुणवत्तायुक्त, वहनीय और समग्र स्वास्थ्य देखभाल हेतु सेवाएं उपलब्ध कराना। यानी लोग शिक्षित भी हों और लोग स्वस्थ भी हों। अगर लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे तो फिर आप कितना भी पढ़े लिखे हो, मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो अपने लिए जीविकोपार्जन नहीं कर पाऊंगा। मैं जीविकोपार्जन तभी कर पाऊंगा जब स्वस्थ हूँ। यानी इसलिए सरकार ने आयुष्मान भारत, कई सारी योजनाएं शुरू की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र, सब किया गया ना, इसलिए ताकि लोगों को, क्योंकि लोग जो हैं वहनीय दर पर, यही सस्ते दर, देश की एक विशाल जनसंख्या है जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में सक्षम नहीं है।
स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में सक्षम नहीं है। ठीक है ना। तुम तो अच्छा किए हो, स्टील में लाए हो। नहीं नहीं, स्टील में नजर, सब नजर लगाएंगे ना बच्चे मेरे। स्टील में लाए हो, स्टील में लाया करो, ऐसी कोई भी चीज़ हो स्टील में लाया करो, सब देखेंगे और मुझे कहेंगे कि सर ये सेहत का यही राज है ना। स्वास्थ्य की देखभाल यहाँ केजीएस कर रहा है मेरा, गरीब लोगों का प्रधानमंत्री और की सरकार कर रही है, आप लोगों के आपके माँ बाप कर रहे हैं, और हम जैसे शिक्षकों का केजीएस कर रहा है कि सर का स्वास्थ्य ठीक से रहेगा तभी जो सर बढ़िया से पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो गरीबी से मुक्ति के लिए देखो, स्कूली शिक्षा, और यही पॉइंट आपको लिखना है कि भारत को विकसित बनाने के लिए क्या करना होगा। पीके सर ने क्या पढ़ाया क्लास में, कौन सी बुक क्या लिखती है, इसको छोड़ कर ये लिखोगे अगर मेंस की परीक्षाओं में, तो निश्चित तौर पे ज़्यादा अंक मिलेंगे। लेकिन पीके सर जैसे शिक्षक लोग इन्हीं चीज़ों के बेस पर अपना नोट्स लिखवाते हैं। जितने चीज़ पढ़ोगे ना आप, सब नोट्स में देखो मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि सारा यही घूमता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, वही सब आगे बात करेंगे, विनिर्माण क्षेत्र वगैरह, है ना। तो आपको गरीबी से मुक्ति के लिए ये चाहिए और इसके तमाम कार्यक्रम सरकार शुरू कर रही है। लेकिन गरीबी से मुक्ति के लिए शिक्षा तो दे दिया आपने, स्वास्थ्य दे दिया आपने, लेकिन रोजगार देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुशल श्रमिकों का विकास करना। यानी रोजगार के लिए आपको श्रमिकों को, लोगों को कुशल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ की शिक्षा क्या रही है, ज़्यादा व्यवहारिक नहीं रही है, किताबी शिक्षा रही है, और किताबी शिक्षा से रोजगार तो मिलता नहीं। तो सरकार कह रही है कि 100%, 100% कुशल श्रम बल का निर्माण, तभी जाके उन लोगों को रोजगार जो है क्या मिल पाएगा, और रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी। तो ये सब क्रम में ऐसे ही चलेगा। गरीबी से मुक्ति सबसे पहला काम है आपको विकसित भारत के लिए, और उसके लिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर काम करना होगा। लेकिन चूंकि ये कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ज़्यादा पुरुषों को मिलता है, तो सरकार ने कहा है कि 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। अभी जो अपने यहाँ 47% के आसपास महिलाएं जो है वो श्रम बल में संलग्न है। ये 23% था, पिछले 10 वर्षों में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई है, और आज के आधार पर हम कह सकते हैं कि 27% के आसपास महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, श्रम बल में उनका योगदान है, जो को 70% लाना है करीब हम लोग, जो कि अपने देश के अनेक समस्याओं के पीछे कारण बताया है मैंने, कि हमने आधी आबादी को घरों में बंद कर दिया, आधी आबादी का इस्तेमाल नहीं किया, और सिर्फ पुरुषों ने ज़्यादा काम किया, महिलाओं ने घर के काम किए या गैर उत्पादक काम किया, अनप्रोडक्टिव काम किया, और उसके चलते देश का उतना विकास नहीं हो पाया। तो अगर महिलाएं भी योगदान देंगी और महिलाओं को अगर लेके हम लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर देश का विकास ज़्यादा होगा। इसके बाद बात कहा गया कि भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने के लिए किसानों को की प्रभावी भूमिका। हमने खाद्य प्रसंस्करण की, खाद्य सुरक्षा की बहुत चर्चा की है, और खाद्य प्रसंस्करण में हमने बताया था कि अपने देश में कितने अनाज बर्बाद हो जाते हैं, हमने बताया था कि कितने हजार करोड़ मूल्य की फल और सब्जियां बर्बाद होती हैं, ये सब बातें की गई है। इसलिए एक प्रभावी विश्व का फूड बास्केट, यानी भारत सभी चीज़ों में, चाहे आम हो, चाहे लीची हो, चाहे आपका पपाया हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, सब में भारत क्या है, दुनिया में टॉप 5 में है। लेकिन हम उनका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे। तो वैश्विक स्तर पर हमें एक फूड बास्केट बनाना होगा, ताकि भारत की चीज़ें विश्व में हर जगह पहुँचे बेहतर तरीके से। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, और विकसित भारत के लिए जो 24-25 में बातें कही गई थी उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं, यानी उसको आगे बढ़ाया गया। अब एक और आएगा, व्यापक सिद्धांत, 10 व्यापक सिद्धांत जो पूरे देश की समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे चीज़ों को दिमाग में रखना होगा, यही आपके नोट्स में ऐड करना होगा। ये चीज़ ये नहीं कि 25 में ख़त्म हो जाएगा, ये 26 में भी रहेगा, क्योंकि सब लक्ष्य पूरे नहीं होंगे अभी, ये 27 में भी रहेगा। ये चीज़ एक बार दिमाग में बैठ जाएगी आपके कि आखिर भारत को विकसित करने के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर 2047 के बाद तैयारी तो आप करेंगे नहीं, उससे पहले तो आप भी मेरे से बूढ़े हो जाएंगे, 47 से पहले।
हम जोड़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये बातें कही गई। आगे कहा गया 10 विकास प्रस्ताव, 10 विकास प्रस्ताव, यानी उसी को एक्सटेंशन दिया गया यहाँ पर 24-25 के लिए। ये कहा गया, फिर कहा गया इसको विस्तार करो, ये व्यापक सिद्धांत बताया गया। अब इनके लिए 10 सिद्धांत है, और यही 10 सिद्धांत आपको अगर इसको छोड़ भी दो तो ये 10 सिद्धांत जो है ये आप कहीं पर भी 150 शब्दों के उत्तर में, 250 शब्दों के उत्तर में अभी आएगा ना। खाद्य प्रसंस्करण पढ़ना है, क्योंकि जितने टॉपिक यहाँ दिए गए ना ये भी सब आगे टॉपिक आएगा। सब अभी आज तो नहीं पहुंचे, कल पहुंचेंगे वहाँ पे, सब जगह पहुंचेंगे। फूड बास्केट का मतलब खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर एक लाइन में कहा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपने देश को अग्रणी करना, ताकि भारत जो है खाद्य वस्तुओं का क्या करे, उत्पादन करे और उनका निर्माण भी करे। ये आपको ध्यान रखना है, का विनिर्माण भी करे। आगे आएगा टॉपिक के, अभी तो सब ब्रीफ जान रहे हैं यहाँ पर। फिर योजनाएं क्या क्या ला गई इसके लिए, और ये टॉपिक आपके उसमें भी है, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य प्रबंधन जो है सेकंड या थर्ड टॉपिक है आपका, उसका इकोनॉमिक सर्वे का 13 चैप्टर है उसमें, वहाँ पर भी पढ़ना है। तो जो चीज़ें आप ब्रीफ में पढ़ रहे उसको विस्तार से भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आप ब्रीफ में जानना है, आगे सब पे हेडिंग दिया गया है और सबको पढ़ना है। तो 10 विकास प्रस्ताव दिए गए हैं, यानी विकास प्रस्ताव के उपाय दिए गए, यानी विकास हम कैसे करेंगे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा कृषि का आधिपत्य भी है। अभी कृषि से ही प्रथम इंजन जो है कृषि है, उसकी बात आगे करेंगे, अभी सुनते रहो, आगे क्लैरिटी सब में आ जाएगी। तो पहली बात क्या कही गई है कि कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना। उत्पादन में हम लोग नंबर 1 है। मैंने याद होगा आप लोगों को पशुपालन में लिखवाया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन एक जगह मैंने ये भी लिखवाया है उत्पादकता हमारी क्या है, 20 से 60% तक कम है। इतनी गाय भैंसें अगर स्विट्जरलैंड में होती, डेनमार्क में होती, तो शायद बहुत ज़्यादा उत्पादन करते वो लोग। तो हमारे यहाँ उत्पादन तो बहुत है, लेकिन वो उत्पादकता जो है, उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादन की दर हमारा क्या है, बहुत कम है। तो अगर कृषि का विकास करना है, उत्पादकता पे ध्यान देना पड़ेगा। और यही आपके यहाँ पे आएंगे, तो अगर यहाँ पे आएंगे पहला इंजन, जब विकास का प्रथम इंजन कृषि लिखा गया है, विस्तार से उन चीज़ों को समझाया जाएगा। ये चीज़ें सारी आपके भी आगे आएंगी, तो परेशान नहीं होना। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, ये भी हमारा सेकंड पॉइंट है कि देश में चूंकि ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में। लगभग 65% के आसपास जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, और देश का विकास जो सर्वांगीण रूप में हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों का कम हुआ है उसकी तुलनात्मक रूप से। इसलिए अगर आप ग्रामीण संपन्नता नहीं लाएंगे तो मांग को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि 65% लोग अगर मांग नहीं करेंगे तो मांग 35% लोगों से मांग नहीं बढ़ेगा जो शहरों में रहते हैं। तो ग्रामीण संपन्नता जब आएगी तो मांग बढ़ेगी। संपन्नता मतलब आय बढ़ना, और मांग जब बढ़ेगी तो क्या होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन होगा रोजगार मिलेगा। यानी ग्रामीण संपन्नता, ये सेकंड पॉइंट है। पहले जो विकास का इंजन है उसमें सेकंड पॉइंट यही है, ग्रामीण समृद्धि। तो ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करना, और ये पॉइंट दिमाग में होना चाहिए कि भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाए। तो कृषि के विकास, उत्पादकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता लाना। ग्रामीण क्षेत्र संपन्न होंगे तो ग्रामीण लोगों की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और फिर सारी चीज़ें, रोजगार वगैरह सब कुछ बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, जितनी चीज़ें सोच सकते हो सोच ले, उसमें सब कुछ होगा। ठीक है। तीसरा कहा गया व्यापक सिद्धांत में समावेशी प्रगति। समावेशी लिखा है, समावेशी है ये, समावेशी प्रगति। हमने कई बार समावेशी विकास की बात की है, समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से विकास। और शुरुआत में कहा कि विकास तो हुआ है लेकिन संतुलित नहीं हुआ है, विकास कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कम हुआ है। एक क्षेत्र ज़्यादा तेजी से बढ़ा, एक क्षेत्र कम तेजी से बढ़ा। तो इसलिए हमें समावेशी प्रगति पथ पर सबको साथ लेकर चलना। यहाँ सबको साथ लेकर चलने का मतलब हिंदू, मुस्लिम और अगड़े और पिछड़े नहीं है। देश के जितने भी वर्ग हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे सभी वर्गों को साथ लेके चलना, समावेशी विकास यही है। अपने देश में बार बार कहा जाता है कि अपने देश का विकास, मैं लिखवाया भी है इस पर, अपवर्जी विकास है।
कई चीज़ें आपके जो क्लास में आपने लिया है ना, उनका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान से सिर्फ क्लास को सुने और नोट्स को देखें और कल थोड़ा सा बजट के बेसिक्स को पढ़ के आएंगे। आज तो आपको सूचना लेट से मिली होगी और बहुत लोग उत्साह में पढ़ाई भी नहीं किए होंगे, है ना। ऐसा उत्साह उत्साह नहीं था आप लोगों को। मैं अपनी तारीफ में कह लेता हूँ थोड़ा सा। शिक्षक कहता है कि छात्र मेरे लिए पागल है, एकदम पागल है ना, एकदम खुशी से झूम उठे हैं सर के आने की खबर सुन के। ये आदमी अपने आप को कह करके थोड़ा सा उत्साहित होता है, आप लोग अन्यथा मत लेंगे, मैं भी कहूँ तो। क्योंकि महान से महान व्यक्ति जो है ना, या कमजोर से कमजोर व्यक्ति, इंसान तो सब होते हैं, इंसान तो सब है, तो कुछ इंसान में पशु हो जाते हैं, ठीक है। तो सबको साथ लेकर चलना। अगला है भारत में विनिर्माण को बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। विनिर्माण क्षेत्र, बहुत बातें की गई विनिर्माण क्षेत्र पर बजट में, आगे हम बात करेंगे। एमएसएमई की बात की गई। विनिर्माण क्षेत्र किसी देश का सबसे मजबूत क्षेत्र है। मैंने क्लास में कई बार कहा था कि आज़ादी के समय इवन 1960-70 तक भारत, चीन, साउथ कोरिया, ताइवान सब लगभग बराबर थे हमारे। और राष्ट्रीय विनिर्माण क्षेत्र के विकास से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम उस क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाए, उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए। तो निश्चित तौर पर अगर आप देश को विकसित करना चाहते हैं तो आपको विनिर्माण क्षेत्र पर भी काम करना पड़ेगा। जब विनिर्माण क्षेत्र आगे आता है तो वहाँ चार्ट बना के समझाऊंगा कि विनिर्माण क्षेत्र कितना उपयोगी है। और मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आने से क्या होगा, आयात हमारा कम होगा। मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट आएंगे तो देश में स्थापित होगी कंपनियां, उत्पादक इकाइयां देश में स्थापित होंगी, और स्थापित होंगी तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार, बहुत लोगों को देख रहा हूँ सुस्ती आई, तो पानी में पी लो यार थोड़ा सा, और रात में अब थोड़ा सो लो। जो हरकतें चल रही थी आप लोगों की रात भर जगने वाली, वो थोड़ा सा छोड़ दो एक हफ्ते, क्योंकि इस क्लास में ऊर्जा चाहिए मुझे। और अगर आप लोग शिथिल हो जाएंगे तो मैं भी शिथिल हो जाऊंगा। तो ऊर्जा, मेरी क्लास में ऊर्जा, थोड़ा पानी वानी खूब लेके आइए, है ना, या तो जगह लेके आइए बिस्तर वाला, पानी भर के पानी पीते रहिए, ऊर्जावान रहिए। इतना ना पानी पीजिए कि हमेशा बाहर ही रहिए, ऐसा मत पीजिए, है ना, लेकिन पानी पी के ऊर्जावान रहिए। स्वेटिंग बहुत होता है, पसीना बहुत होता है आजकल गर्मी के दिनों में, तो ऊर्जावान रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी पीजिए, ऊर्जावान रहिए। और ये चीज़ें आपकी जो 5-7 दिन में चीज़ें होने वाली है वो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर कर देगी। इसके बाद एमएसएमई की बात की गई है, क्योंकि विकास के इंजन में एमएसएमई भी आगे पढ़ना हम लोगों को, निवेश ही पढ़ना, निर्यात ही पढ़ना। इसलिए संक्षेप में यहाँ जान लो कि एमएसएमई पे बहुत चर्चाएं हमने की है कि एमएसएमई विकास का वाहक होता है, क्योंकि एमएसएमई रोजगार ज़्यादा देता है, निवेश कम चाहिए उसके लिए, है ना, ज़्यादा लोग काम कर पाते हैं उसमें, तकनीक भी उतनी एडवांस नहीं चाहिए, आधारभूत संरचना भी थोड़ा सा तो काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एमएसएमई के लिए है। एमएसएमई को सहायता देने के सरकार ने कई योजनाएं पहले की भी हैं, और यूपीएससी बार बार क्वेश्चन मेंस में ही पूछता है और प्रीलिम्स में भी पूछता है इससे, इसलिए एमएसएमई बात करेंगे हम लोग। इसके बाद रोजगार द्वारा विकास को समर्थन बनाना, इन सब चीज़ों, विनिर्माण के क्षेत्र में, ग्रामीण संपदा में, कृषि विकास उत्पादकता में क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्योंकि रोजगार जो है विकसित भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। रोजगार जो है गरीबी दूर कर सबसे जरूरी है। रोजगार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। अगर रोजगार है तो आय है, आय है तो आप शिक्षा भी ले पाएंगे, स्वास्थ्य भी ले पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा भी ले पाएंगे। और अगर सब चीज़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी गरीबी दूर होगी, आने वाली पीढ़ी भी संपन्न होगी। तो रोजगार जो है, सरकार के रोजगार के लिए हम काम करेंगे और रोजगार को बहुत ज़्यादा विकसित करेंगे। इसके बाद निवेश की बात की गई है, कहाँ पर, जनता पर, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में। ये तीनों हेडिंग आगे भी आएंगे। निवेश, ये आप पर क्या हो रहा है, आपके माता पिता निवेश कर रहे हैं, लेकिन निवेश को डुबाइए मत। ऐसे ही सरकार जनता पे निवेश कर रही है। क्या निवेश कर रही है, पीडीएस दे रही है, अनाज दे रही है सस्ते में फ्री में, शिक्षा की सुविधाएं दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रही है। सरकार कई जगह शुल्क ले भी रही है, कर ले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सरकार दे भी रही है। ले रही है 10% लोगों से और दे रही है 90% लोगों को। कर देने वाले लोग कितने हैं,
लेकिन लोग जो हैं, जो लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो ये निवेश है। जब तक आप निवेश नहीं करेंगे, निवेश क्या होता है? जो भविष्य में फल देता है। निवेश की कई परिभाषाएं लिखाई गई है। निवेश मॉडल जो टॉपिक लास्ट था हम लोगों का, याद है ना? तो निवेश में वो है जो कि भविष्य में प्रतिफल दे, जो कि भविष्य में कुछ दे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग अपने पर किए जा रहे निवेश को डुबाए ना, है ना? जैसे यहाँ पे कहा जाता है बिहार में, सब बुड़ गया है। माँ पापा, मम्मी पापा ये ना, आप लोग बहुत डुबा चुके हैं। बहुत लोग इसमें नीट और जेई की तैयारी करके बैठे होंगे, तो 2.5 लाख डुबा चुके हैं। 1-2 लाख यहाँ भी डूबी जाएगा। फीस देना तो नहीं कर रहा हूँ, फीस देना, महीने का खर्चा, सब चीज़ें। इसलिए इस निवेश से ये सोचो कि ये अगर ये पैसा शेयर मार्केट में मम्मी पापा लगा देते, जितना आप पे खर्चा कर रहे हैं, तो उनके बुढ़ापे में वो 10 लाख रुपया अगर लगा दें, 5 लाख लगा दें, तो बुढ़ापे में वो 50 लाख हो जाएगा। तो आप लोग उनकी संपत्ति आप में निवेश किया जा रहा है, तो इस निवेश को समझिए ठीक से। ऐसे ही सरकार हम लोगों में निवेश करती है। सरकार ने कहा निवेश करना पड़ेगा, किस में? जनता में। किस में? अर्थव्यवस्था में, आधारभूत संरचना, इन सब में निवेश करना पड़ेगा। और साथ साथ नवाचार में निवेश। नवाचार मतलब इनोवेशन, नई नई तकनीकों में। आगे भी पॉइंट दिया गया है, नवाचार को पोषित करना। जितने भी चीज़ें इस कमरे में है, लगभग सभी चीज़ों का इन्वेंशन जो है विदेशों में हुआ है। जितनी आजकल सर्विसेज हैं प्लेटफॉर्म वाली, चाहे जोमेटो है, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, चाहे ब्लिंकिट, बहुत सारी चीज़ें इसमें, इनकी उत्पत्ति जो कुछ चीज़ों की, वो कहाँ शुरुआत वहीं से हुई, यूरोप और अमेरिका से। बाद में हमारे यहाँ भी कई चीज़ों का हुआ है, कई चीज़ें भारतीय कंपनी, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? नवाचार में, इन्वेंशन में, इनोवेशन में पैसा खर्चा करते हैं। सभी विश्वविद्यालय में, सभी स्कूलों में सरकार के फंड है निवेश पर खर्चा करने के लिए। अपने यहाँ नहीं है वो। अपने यहाँ सिर्फ किताब पढ़ो और पूरी कहानियाँ पढ़ो, प्राचीन भारत से, वैदिक काल से लेकर के आज के इतिहास तक। ठीक है, वो जानकारी चाहिए हमें, लेकिन इतनी कितनी चाहिए? हम लोग उसमें निवेश नहीं करते हैं जो कि नवाचार लाए। आजकल मैंने कई बार कहा कि चाइना और स्कूल में ही, वहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षाएं और नवाचार पे खर्चा किया गया है कि बच्चे स्कूल से कुछ ना कुछ स्किल सीख लेता है और कुछ करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। तो ये नवाचार में और अर्थव्यवस्था में और जनता में, तीनों में निवेश करना है। फिर कहा गया ऊर्जा आपूर्ति। ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना। ऊर्जा, ईंधन, एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी देश के विकास में 2 चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक होता है ऊर्जा और एक होता है आधारभूत संरचना। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य तो अलग है, इसकी बात छोड़ दो। 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ईवीएनओ में गए थे, वहाँ पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके पास भारत को विकसित करने का रोड मैप क्या है, आप कैसे भारत को विकसित करेंगे? उस समय बड़े ज़्यादा संघर्ष थे, आज से 20 साल पहले करीब अपने देश में। उन्होंने कहा था कि 2 चीज़ों पे मैं काम करने जा रहा हूँ, एक पीला एक काला। 2 रंगों पे काम करूंगा, एक पीले कलर पर, पीले रंग पर, और काले रंग पर। का मतलब था पीला, उस समय जो बल्ब होते थे वो पीले कलर के होते थे, विद्युत। आज ना डिजिटल ये एलईडी सब बल्ब आ गए हैं, एलसीडी और जो भी ये बल्ब। अब पहले क्या होता देखे हो ना, पीला वाला बल्ब 60 वाट 100 वाट का बल्ब होता था। आज भी है, कम है थोड़ा सा, 200 वाट का भी होता था। जितना पूरे कमरे में रोशनी हो रही है उतना एक बल्ब लेता था एनर्जी उसका। तो उन्होंने कहा कि पीला कलर यानी ऊर्जा पर, विद्युत पे काम करना है मुझे, यानी हर घर बिजली पहुंचाना है, बिजली की आपूर्ति को आबाद करना है। और दूसरा काम करना है मुझे काला, सड़कों पर काम करना है। आधार विजन था उनका कि अगर सड़क और विद्युत 2 चीजें बेहतर हो गई तो देश का विकास कोई रोक ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए आज भी सरकार कह रही है कि ऊर्जा की आपूर्तियां सुनिश्चित करना, और ऊर्जा के नए नए आयाम लाए जा रहे हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। आज सोलर ऊर्जा की बात चल रही है, सूर्य ऊर्जा की, है ना। आजकल पवन ऊर्जा की बात चल रही है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, यहाँ पर भी शुरुआत हो गई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। तो ऊर्जा के नए नए स्रोतों के द्वारा देश के विकास करने की रणनीति बनाई है सरकार ने। इसमें कहा निर्यात को बढ़ावा देना। हम लोग ज़्यादा आयातों पर ध्यान देते हैं, ध्यान कर मजबूरी है हमारी आयात करना, क्योंकि हमारे पास उतना उत्पादन नहीं है, उतनी तकनीक नहीं है, नवाचार नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा?
आप आयात करना ही पड़ेगा। सरकार के निर्यात को बढ़ावा, निर्यात जब बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा, निर्यात जब बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, निर्यात जब बढ़ेगा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपकी इज्जत और इमेज भी बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चाइना अकेले कितना अच्छा लगता है कि जितना चाइना और अमेरिका में वॉर हो रहा है, अभी टैरिफ पे किसी चर्चा मैं करूंगा आप लोगों के साथ, वैसे विदेशी क्षेत्र आएंगे, बड़ी आप लोगों के मन में कौतूहल होगा, संजोग से मुलाकात हो गई है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर कितना अच्छा होता कि ये वार जो है इंडिया और अमेरिका के बीच में होता। ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं हमें, नहीं सच्चाई है। इतना इंडिया का वर्चस्व होता कि अमेरिका इंडिया से लड़ता, वो युद्ध वाला परमाणु युद्ध नहीं, तो इससे क्या होती, कुछ दिन के लिए अर्थव्यवस्था नुकसान होता। हम लोग कर रहे हैं। फिर रघुराम राजन का आर्टिकल लगाया होगा, पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, उन्हें कहा कि भारत चाहे तो इस आपदा को अवसर में बदल सकता है, टैरिफ वार को। ये सिर्फ आपदा नहीं है, इसको अवसर बदलिए, क्योंकि अमेरिका ने भी अभी कुछ दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए हम लोगों को छूट दे दिया है। 75 देशों के लिए थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि अमेरिका का खुंदस तो ट्रंप को शिपिंग से है ना। तो ये कहा गया है निर्यात बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नवाचार को पोषित करना, यानी सरकार नवाचार की जो भी संस्थाएं होंगी, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी होंगे, जो भी विश्वविद्यालय होंगे, तो यहाँ पर निवेश वाली बात सरकार खुद निवेश करेगी। और पोषित में होता है क्या कि सरकार संस्थाओं को वित्त पोषण देगी जो नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर नवाचार आप करना चाह रहे हैं, जैसे स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप क्या नवाचार है, तो स्टार्टअप की सरकार क्या करेगी, सरकार ऋण दे रही है, सस्ते में का दे रही है, उन पे टैक्स नहीं ले रही है, कर नहीं ले रही है, सब सुनते रहो कि स्टार्टअप में सरकार बहुत सारी योजनाएं लाएगी। स्टार्टअप पढ़ना, आगे स्टार्टअप एक टॉपिक दिया गया मेरे ख्याल में, वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये सारे 10 जो हैं ये विकास प्रस्ताव हैं, यानी विकास के प्रपोजल हैं। ये क्या है, जो पिछले साल के बजट था उसका एक्सटेंशन है। ये इन चीज़ों को एक्सटेंशन कहेंगे। ये 6 चीज़ें हैं, 4 को 6 कर दिया और इन 6 के बाद 10 आ गया। ये एक विकास का प्रस्ताव है जिसके द्वारा देश में विकास करने की रणनीति। कोई पूछे कि भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, तो इसके लिए ये पॉइंट लिख दो। ये 10 पॉइंट है, इसमें सब ये हेडिंग हो जाएगा। कृषि विकास उत्पादकता, ग्रामीण संपन्नता, समावेशी प्रगति, विनिर्माण को बढ़ावा, एमएसएमई को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, जनता अर्थव्यवस्था, नवाचार में निवेश। ये सब पॉइंट हैं। 1.5 शब्दों का है, 2 शब्दों का, 10 वर्ड लिख दो, इसमें आपके उत्तर बन जाएंगे। यही तो याद करना है। इसी को आपके जब क्लास हुई थी तो किन्हीं ये सब के चैप्टर अलग अलग हैं। रोजगार की बात कहीं की गई है, ऊर्जा की बात तो हमने नहीं की है, आधारभूत संरचना की बात की है हमने, और कृषि की बात बहुत विकास से की है, विस्तार से की है, समावेशी विकास की बात की है, विदेशी व्यापार में निर्यात की बात की है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखो कि ऐसे द्वारा ही हम भारत में आर्थिक विकास और विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सरकार ने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक बनाया। इसलिए अमृत पीढ़ी की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमृत पीढ़ी कहीं ना कहीं एक लापरवाह जनसंख्या हो गई है। आप लोगों में से अधिकांश लोग, मतलब आप लोग नहीं, इस उम्र के लोग लापरवाह हो गए हैं। मन से बड़े सजग हैं, करना है सब, मन से आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन कर्म से आप लापरवाह हैं। और कर्म से लापरवाही जो है ना, हम लक्ष्य से विमुख कर देती है। यही सब सुनना था ना आप लोगों को, है ना। तो जब भी आप कर्म से लापरवाह होंगे तो आप लक्ष्य से विमुख हो जाए। तो निश्चित तौर पे आप मन से जितने सजग हैं, जितना बनना चाहते हैं, कर्म से भी उतने ही सजग रहिए, आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब आता है जो आपके बजट का मेन सेक्शन है, विकास के 4 इंजन। यानी सरकार ने कहा है कि अपने देश में विकास लाने के लिए हम 4 इंजन हैं। ये 4 इंजन की बात की गई। आगे आएगा ईंधन के रूप में सुधार, यानी सुधार को सरकार ईंधन दे रही है, फ्यूल दे रही है। इसका सेंस कुछ और है, वाक्य पढ़ोगे कुछ और मतलब होगा, लेकिन सेंस कुछ और है। वहाँ तक कल शायद पहुँचेंगे हम लोग। अभी तो कृषि भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग के बैच में मुझे आइडिया है कृषि में करीब 12 चीज़ें दी गई हैं, और हम लोगों ने कृषि में अभी 4-5 ही या 6-7 मॉर्निंग में किया है। उम्मीद है कि टाइम लगता है, कृषि लंबा टॉपिक है, बहुत सारी बातें बतानी है। तो ये पहला इंजन है, ये दूसरा इंजन है, ये निवेश है। इंजन क्या होता है, जो किसी चीज़ को पहुंचाता है। इंजन मशीन का भी होता है, इंजन जो है ट्रेन में भी होता है, इंजन जो है हर जगह होता है।
बचपन वाले खेलों में इंजन हुआ करता था, है ना। तो इंजन जो है, जो किसी चीज़ को ढोता है, जो किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है या कोई काम पूरा करता है, इंजन वो भी है। इंजन तो वो भी है। तो इंजन जो है यानी विकास जो है, ये कृषि के द्वारा ही होगा। इसलिए सबसे पहला इंजन है हमारा विकास का प्रथम इंजन कृषि। ठीक है, अब पहले कृषि के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कृषि के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है सरकार ने, इन सब योजनाओं की बात लोग करेंगे। ठीक है, मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को कई बार कि कृषि जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। सब चीज़ें रिपीट होगी। हमने बताया था आप लोगों को विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, देखो कृषि जो है विनिर्माण क्षेत्रों को क्या करता है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल देता है। और कृषि में ज़्यादा विकास होगा तो विनिर्माण क्षेत्र को क्या मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा। और विनिर्माण क्षेत्र को कच्चा माल मिलेगा तो उत्पादन करेंगे, चाहे वो टोमेटो केचप की कंपनी हो, चाहे आपके माजा की कंपनी हो, चाहे आपको कोई वस्त्र उद्योग हो, टेक्सटाइल हो, हर जगह अगर कच्चा माल मिलेगा, जितना कृषि उत्पादन करेगा उतना ही ज़्यादा कृषि विनिर्माण क्षेत्र का विकास होगा। फिर कृषि जो है विनिर्माण क्षेत्र से कई चीज़ों को लेता है, चाहे वो यंत्र हो, कृषि यंत्र हो, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे वो कीटनाशक हो, बहुत सारी चीज़ें लेता है। पंप सेट हो, थ्रेसर हो, ट्रैक्टर हो, ये सब यंत्र है। यानी कृषि विकसित होगी तो विनिर्माण क्षेत्र से इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी। इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा किसान काम करेगा, तो इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी। इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी तो फिर विनिर्माण क्षेत्र का विकास होगा। यानी कृषि का विकास विनिर्माण क्षेत्र को गति देता है। और जब कृषि का विकास होगा तो क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत लोग याद रखें वो सब चीज़ों को। किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों की जब आय बढ़ेगी तो क्या करेगा, मांग बढ़ेगी। यानी विनिर्माण क्षेत्र बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता है, चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे जूते हो, चप्पल हो, कपड़े हो, मोबाइल हो, पेन हो, सब वही बनता है। तो अगर देश में कृषि क्षेत्र में चूंकि संलग्न लोगों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 50% आबादी कृषि क्षेत्र में है। हाँ, मैंने कार्यशील जनसंख्या का अलग है, देश की आबादी कहीं ना कहीं आधी आबादी लिखा हुआ बजट में और सर्वे में लिखा गया कि देश की आधी आबादी कहीं ना कहीं इसी पर निर्भर है। तो अगर इस पर निर्भर है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, अगर उनकी आय बढ़ गई तो मांग करेंगे और मांग करेंगे तो फिर यहाँ उत्पादन होगा। यानी अकेला कृषि विनिर्माण क्षेत्र को बहुत ज़्यादा गति दे सकता है। और ये सारे काम कैसे होंगे, सेवा क्षेत्र के द्वारा होगा। चाहे कच्चे माल को पहुंचाना हो या यहाँ बने हुए वस्तुओं को लाना हो, तो परिवहन, कृषि उत्पादों का भंडारण, ये सब आते हैं इसी में। वित्त, यानी अगर कृषि का विकास होता है तो सिर्फ कृषि का विकास नहीं होगा बल्कि विनिर्माण क्षेत्र का विकास होगा, सेवा क्षेत्र का विकास होगा, यानी समग्र आर्थिक विकास होगा। यानी कृषि हमारे देश की विकास का सबसे महत्वपूर्ण इंजन है और कृषि विकास की धुरी है, कृषि विकास का सेंटर पॉइंट है कि कृषि का विकास कहीं ना कहीं बाकी विकासों को भी यहाँ से वहाँ लेकर के जाता है। इस बात का ध्यान आप लोग रखेंगे। इसीलिए विकास का प्रथम इंजन कृषि को माना गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लो। हमने ऊपर ही लिखा है, यहाँ पर पहले ही एक पॉइंट आया है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के बारे में, उत्पादकता को गति प्रदान करना। अब यहीं पे जान लो कृषि कैसे विकास का इंजन है और कृषि के क्षेत्र में समस्याएं क्या कर रही हैं। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने क्लास में बताया है पहले कि देश में उत्पादन और कृषि क्षेत्र की बात करूं तो कितना उत्पादन है, लगभग अंदाजा कुछ आइडिया है आप लोगों को, क्लास में लिखा है, किसी को याद है कि लगभग कितना लाख टन जो है
अनाजों का उत्पादन अपने देश में होता है? कुछ आइडिया अनाजों का? जी, हम एग्जैक्ट नहीं, लगभग जो है 2023-24 में, ध्यान देना है यहाँ पर, 2023-24 में जो, क्योंकि 24-25 के आंकड़े एग्जैक्ट अभी नहीं आए हैं, ये करीब आया है 332.2 मिलियन मीट्रिक टन लिखो या टन लिखो, बात से बताया गया है इतना, यानी लगभग क्या हो जाएगा ये 3,322 लाख टन, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना लगभग देश में उत्पादन है। ये लगभग 23-24 का अनाजों का उत्पादन जो है ये दिया गया है। लेकिन मैं यह कहना क्या चाह रहा हूँ, समस्याएं क्या है कि अगर उत्पादकता की बात करोगे, अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की बात करोगे, एक और उत्पादकता लिखता हूं मैं, उत्पादकता की बात करोगे तो अगर भारत को लोगे, अगर आप चीन को लोगे और अगर आप वैश्विक लोगे तो हम लोग कहीं नहीं टिकते हैं। हमारे देश में लगभग 2.7 टन प्रति हेक्टेयर लगभग, और देखो तो ये आंकड़े कहीं अलग अलग मिलते हैं, लेकिन जो स्थापित आंकड़े वो कहता है कि 2.7 टन प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में, यानी हेक्टेयर बताया था मैंने कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, 10,000 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, एक हेक्टेयर कहते हैं। उसमें लगभग 2.7 टन जो है अनाज होता है, जबकि चीन में जो प्रति हेक्टेयर जो है वो क्या है 6.5 टन प्रति हेक्टेयर, और वैश्विक स्तर पर अगर जाओगे तो करीब 4.2 टन, यानी वैश्विक स्तर पर लगभग जो है वो चीन में ज़्यादा है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा होगा, जापान में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन तुलना हम चीन से कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने डाटा भले याद मत रखो, इतना ध्यान रखो कि अपने देश में जो वैश्विक उत्पादकता है उससे कम है और चीन से उत्पादकता उससे भी कम है। जबकि जबकि अगर तुलना करेंगे हम कृषि योग्य भूमि की, तो यहाँ पे आंकड़े देखो, कृषि योग्य भूमि की, कृषि योग्य भूमि की, तो अगर हम बात करें इंडिया की और चीन की, भारत और चीन की, तो आप देखेंगे कि भारत में चीन से कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है। चीन हमसे क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश है, देखियो ना मैप, देखिए उसका कितना चीन, लेकिन चीन में कृषि योग्य भूमि जो है इंडिया में कम है। यहाँ पर 165 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 1650 लाख हेक्टेयर, 165 मिलियन हेक्टेयर लगभग भूमि जो है अपने यहाँ, जबकि चीन में जो है 108 मिलियन हेक्टेयर है, यानी चीन में अपने से करीब 60 लाख हेक्टेयर, 60 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि कम है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सिंचाई योग देखोगे, सिंचाई वाली कृषि भूमि अगर देखोगे कि ऐसे कृषि भूमि जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध है, तो कुल क्षेत्र का भारत में 48% है और चीन में 41% है। ये सब डेटा इसलिए दिमाग में समझाया जा रहा है कि हमें उत्पादकता की आवश्यकता है, हमें उत्पादकता की आवश्यकता है, क्योंकि अपने यहाँ कृषि योग्य भूमि चीन से ज़्यादा है, अपने यहाँ कृषि योग्य जो सिंचाई वाले भूमि है चीन से ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ उत्पादकता जो है कम है। क्यों? हम लोग तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, किसान उतने साक्षर नहीं है, किसान उतने कुशल नहीं है, किसान आज भी परंपरागत कृषि का इस्तेमाल करते हैं। तो दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि आखिर सरकार जो है ये कृषि योग्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की बात क्यों कर रही है। आखिर उत्पादकता से अब जानते हैं कि उत्पादकता कम है, कम है, कम है, बस, और कुछ नहीं। उत्पादकता कम क्या है, कैसे है, और इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें उत्पादकता इतनी कम है, इसलिए इसको हमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और इसके सत्यापन हो गया ये पॉइंट आपका कि हाँ वाकई उत्पादकता कम है अपने देश में, और यहाँ पर कृषि कितना महत्वपूर्ण है, कृषि की भूमिका अर्थव्यवस्था में कितनी होती है, ये सब चीज़ें जानकर। अब इसके बाद आता है कि अब सरकार ने
क्योंकि कृषि विकास का प्रथम इंजन है, तो कृषि के लिए योजनाएं शुरू की गई है। तो पहली योजना का जिक्र किया गया यहाँ पर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। अब इस योजना के बारे में कुछ पॉइंट हम लोगों को जानना है कि आखिर योजना क्या है। वैसे तो आपको ये लिखे लिखा है मिल सकता है, लेकिन फिर भी जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके कुछ नोट आप बना लेंगे तो आपके लिए अपना रहेगा। तो अपने पॉइंट अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ना लिखें तो और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यों के सहयोग से यह कैसा कार्यक्रम है जो राज्यों के सहयोग से चलेगा, ये पूछता है सब एग्जाम वगैरह में। इसका मतलब क्या हुआ, दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, सुना है नाम आप लोग, पढ़ाया गया क्लास में। एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम और एक केंद्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम। केंद्रीय प्रायोजित में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों चलाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हो गया, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम। केंद्र के सहयोग से चलेगा, राज्य के सहयोग से चलेगा, केंद्र सरकार की योजना है, यानी राज्यों की भागीदारी इसमें रखी गई है। इसके बाद इसका कवरेज जो है, यानी इनको कवर करेगा, तो 100 जिलों की बात की गई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसके संदर्भ में कोई पॉइंट रहेगा, 3-4 पॉइंट। यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में लागू है, यह कार्यक्रम देश के सभी जिलों में लागू है। ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये सिर्फ 100 जिलों में शामिल किया गया है। और कौन जिले, एक ध्यान रखो, एक कार्यक्रम था ADP, आकांक्षी, अभी से थोड़ा घर पे काम कर लोगे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एक कार्यक्रम था। ये उन जिलों के लिए लाया गया था 2-3 साल पहले जो देश में पिछड़े हुए जिले हैं, आकांक्षी, जो ज़्यादा चीज़ें आवश्यक है, उनका ज़्यादा चीज़ों की मांग कर रहे हैं। आकांक्षी सब जानते हो ना, शादी ब्याह में कार्ड पे लिखा रहता है, एक और आकांक्षी, एक और दर्शनाभिलाषी। चिंता मत की, लिखाएगा आप लोग, कार्ड छपेगा, उस पर लिखा रहेगा आपके माता पिता का नाम। जो घर का सबसे मुखिया होता है उसका नाम आकांक्षी में होता है, और बाकी गोलू मोलू सोनू सबका नाम दर्शनाभिलाषी में होता है। और मेरे पापा की शादी में जरूर आना, मतलब पापा की शादी में नहीं होता है मेरे चाचू की शादी में, मेरे मामू की शादी में, मेरे तो ये जो कवरेज करता है कितने लोगों को, किन जिलों को, देश के सभी जिलों को नहीं, कुछ चुनिंदा जिलों को, जो कि आकांक्षी जिले हैं, जिन जिलों में जिला कौन सा होगा, उत्पादकता जहाँ कम होगी, जहाँ किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, जहाँ वित्त सही से नहीं मिलता होगा, ऐसे जिले हैं। अब हरियाणा पंजाब जिले से नहीं आएंगे, हरियाणा पंजाब जिले अच्छे हैं जहाँ पे किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती है। पूर्वांचल के जिले, बिहार के जिले, ऐसे कई सारे जिले हैं जहाँ पर किसानों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती। उन जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, यानी पूरे देश में कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है और सिर्फ आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया। इसमें जो लक्ष्य है, लक्ष्य रखा गया है 1.7 करोड़ किसान। यानी ये ध्यान रखिएगा, क्या ये कार्यक्रम, अब आपसे ये फिगर नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन पूछेगा ये, क्या ये कार्यक्रम जो है पूरे देश के किसानों के लिए है, तो नहीं। PM किसान क्या है, पूरे देश के लिए। लेकिन ये कार्यक्रम जो है उन किसानों के लिए है जो कि इन 100 जिलों में आएंगे, यानी 1.7 करोड़ किसानों के लिए ये बात की गई है। ठीक है, अब इसका जो है उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, उद्देश्य क्या है इसका। अब ये सब, अब जब आगे जब एग्जाम में आप बढ़ेंगे ना, तो अब जितने भी कृषि क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम बताए गए, अब थोड़ा लेवल बढ़ाओ अपना। हाँ, तो हमने कह दिया बहुत सारी छोटी छोटी बातें, बेसिक में पढ़ाई होती है, जो टॉपिक पढ़ाए गए आप लोगों को, विपणन में सुधार करना, ई नाम, ये वो। अब नई योजनाएं आ गई, सरकार नई योजनाएं ला रही हैं, तो आपको भी अपने नोट्स को परिमार्जित करना होता है।
अगली बार जब बजट आएगा, अब लिखोगे एमएसपी, लिखोगे कृषि विपणन, लिखोगे एपीएमसी, तो उतने नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत ही करंट बेस्ड विषय है। तो लेकिन अगर आपको ई नाम नहीं पता हो, अगर आपको कृषि विपणन नहीं पता हो, अगर आपको एपीएमसी नहीं पता हो, अगर आपको एमएसपी नहीं पता, सब काम का नीचे नहीं होगा। इसलिए वो चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अब जब उत्तर लिखो कि वर्तमान में सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम लाए गए हैं, या कृषि विकास सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तो बजट 2025-26 के अनुसार ये कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों के द्वारा हम किसी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? पहला है उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें कहा गया फसल विविधीकरण, फसल विविधीकरण, विविधीकरण। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग पीछे ले जाओ अपना। मैंने क्या पढ़ाया है, पीडीएस पढ़ाया हूँ, मैंने पढ़ाया खाद्य सुरक्षा, मैंने पढ़ाया है एमएसपी, मैंने पढ़ाया है सब्सिडी। इन चारों टॉपिक में मैंने एक बातें बताई है कि इन चारों कार्यक्रमों के चलते देश में भूमि की उर्वरक शक्ति कम हुई है, उर्वरक क्षमता कम। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन किए हैं। और मैं सुधार में लिखवाया था फसल विविधीकरण करना, और एमएसपी के द्वारा ये भी किया जाता है, कई बार फसलों के प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है। सरकार दालों का, सरकार बाकी कृषि उपजों का उसमें कीमत बढ़ा करके उनके उत्पादन को बढ़ावा देती है, इसलिए फसल विविधीकरण होता है। और फसल विविधीकरण कृषि भूमि के उर्वरक क्षमता के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर भी बात यानी ये जो धन धान्य कार्यक्रम है, ये योजना कहीं ना कहीं आपके कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण लाएगा। और इसके चलते क्या होगा, इसके चलते आपके कृषि के चलते पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव भी कम होंगे। संपोषणीय कृषि को बढ़ावा। संपोषणीय कृषि क्या होता है? एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, जीरो बजट कृषि सुना है। जीरो बर्ड फार्मिंग भी कहते हैं, जीरो बर्ड कृषि, यानी कृषि ऐसा करना जिसमें खर्चा जो है कम हो, पैसा जो है वो ना लगे, है ना। तो जो फसल विविधीकरण होगा, और इसमें कहा गया है कि कृषि जरूरी है, लेकिन कृषि किस शर्तों पर? क्या प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके? क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर? नहीं। तो इसमें यह भी कहा गया, उद्देश्य इसका है कि संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। उसके बाद एक और बात की गई है कि ये भी पॉइंट हमारे टॉपिक में था, हमने जब पढ़ा था पीडीएस, एक बातें बताई थी हमने कि पीडीएस में एफसीआई की लागतें ऊंची हैं। क्यों ऊंची हैं? क्योंकि उपज फसलों की कहाँ होती है? गांव में। और वहाँ से एफसीआई के लोग खरीदते हैं, ले जाते हैं शहरों में, शहरों में उनका गोडाउन होते हैं, वहाँ रखते हैं, और वहाँ से फिर लाकर गांव में पीडीएस में बढ़ा जाता है। इस आने जाने में भ्रष्टाचार भी है, बर्बादी भी है, नुकसान भी है, और लागत भी ज़्यादा लगता है। इसमें कहा गया है कि पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर भंडारण, ये सब है कृषि के विकास। क्योंकि भंडारण की सुविधा जो है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि एफसीआई लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो किसान उगाता तो है लेकिन बाजार में सस्ते दामों में बेच देता है उसको, और सस्ते दामों में बेचता है उसको, उपज की कीमत नहीं मिल पाती है। अगर सरकार वहाँ जो पैक्स बताया था मैंने, पैक्स के लोगों द्वारा खरीदा जाएगा, तो सरकार कह रही है कि हम भंडारण की व्यवस्था ब्लॉक स्तर पे करेंगे, पंचायत स्तर पे, जिससे क्या होगा, किसान अपने उपजों को वहाँ पे रख पाएगा, निजी क्षेत्र के द्वारा भी या सरकारी एजेंसियाँ खरीदेगी उनके द्वारा भी, ये भी कहा गया। और इसके बाद सिंचाई की बात की गई है, सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधा में वृद्धि करना। एक और बात कही गई है इसमें कि ऋण की व्यवस्था करना, ऋण दोनों अल्पकालिक
और दीर्घकालिक। सब योजना इतने बड़े बड़े नहीं हैं, दो चार बड़े हैं, दो चार छोटे भी हैं। अल्पकालिक और दीर्घकालिक, यानी ये जो स्कीम है, ये जो योजना लाई जा रही है, वो योजना अभी डेट इसका जब शुरुआत की जाएगी तो अभी तो बजट की बातें की गई कि लाया गया 15, 25, 26 में, लेकिन इसका क्या कवरेज है, क्या इसका लक्ष्य है, क्या इसका कार्यक्रम का स्वरूप है और क्या इसका उद्देश्य है, ये सब तरीके से आप दिमाग में चीज़ों को रखोगे तो ये चीज़ें आपको इस साल भी और आने वाले वर्ष भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और आपको सिर्फ रटना नहीं है, आप चीज़ों को समझना है। और कुछ चीज़ें आपको, जैसे एडीपी बताया मैंने यहाँ पर, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आप खुद पे घर पे भी जा करके उस जिला कार्यक्रम कब शुरुआत हुई, कौन कौन जिले थे, आज लोग बीपीएससी एग्जाम देते हैं बिहार के कौन जिले थे, सिर्फ पीटी के लिए नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको सब लिखना हो कि बिहार के इतने जिले एडीपी में शामिल हैं, क्योंकि वो जिले पिछड़े हुए हैं, उनके विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तो इस तरीके से आपको नर्चर करना पड़ेगा अपने आप को इस परीक्षा के लिए। आप उन चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं और तभी आपको दिक्कत हो रही है कि आप पढ़ रहे हैं, आप नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान आपको देना होगा अपने आप के ऊपर, ठीक है। सेकंड कार्यक्रम है कृषि के क्षेत्र में ही, इसमें 12 हैं, ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन यानी लचीला निर्माण। मैंने अभी भी व्यापक सिद्धांत के बारे में बात की थी और मैंने क्या कहा था कि ग्रामीण समृद्धि, भारत गांवों का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं करेंगे। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है, स्मार्ट सिटी तब तक व्यवहारिक नहीं होगा जब तक स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे, स्मार्ट गांव नहीं बने। क्योंकि गांव की स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते क्या हो रहा है, पलायन होता है, और पलायन होने के चलते शहरों की स्थिति खराब हो रही है। नगरीकरण पेपर 1 में है। अब ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर 1 के लिए भी है। नगरीकरण की समस्या जो देश में है, हर शहरों में जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। दिल्ली की आबादी, दिल्ली की जो क्षेत्रफल है, सुविधाएं हैं, वो 60-70 लाख लोगों के लिए है और दिल्ली में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जो गुड़गांव की शहरी व्यवस्था है वो 6-7 लाख लोगों के लिए है और वहाँ पे 25-30 लाख लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाँवों से पलायन हो रहा है। इसमें कहा गया है, इस योजना में कहा गया है कि हम ऐसे गांव विकसित करेंगे, ऐसे गांव में अवसर पैदा करेंगे कि प्रवसन जो है, माइग्रेशन जो है, पलायन जो है, लोगों का विकल्प हो, लोगों की इच्छा हो, न कि लोगों की मजबूरी हो। ज़्यादा पलायन मजबूरी में हो रहा है। आज बिहार से पलायन करके लोग केरला और तमिलनाडु और कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं। क्यों? यहाँ रोजगार का अवसर नहीं है। तो पलायन को कहा गया, पलायन विकल्प से हो कि हम जा रहे हैं, हमको यहाँ अच्छा से वहाँ और अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पलायन जो है मजबूरी में हो रहा है, उसको बदलने की बात की गई। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती बहुत आवश्यक है। बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के देश विकास नहीं कर सकता। ये भी जो कार्यक्रम है इसमें राज्यों की भागीदारी होगी, राज्यों की भागीदारी रखी गई है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। इसका कवरेज जो है, 100 विकासशील जिले, 3 प्रकार के जिले होते हैं। एक होता है विकसित जिला। अब दिल्ली का, नई दिल्ली का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको क्या, उसमें किसान तो है ही नहीं, वो सिर्फ लुटियन जोन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवास वगैरह है, वो भी एक जिला है। अब पटना का जिला होगा, यहाँ पे कहाँ किसान है जो पटना के बाहरी जिले में होंगे? पटना में कितने जिले हैं? एक ही है तब। हाँ पूछ रहा हूँ, पटना में जैसे दिल्ली में, एक दिल्ली में 7-8 जिले हैं, 11 जिले हैं, तो यहाँ पे कितने जिले हैं? पटना उत्तरी पता है, पटना उत्तरी कुछ है जिला, ये एक ही जिला है। बिहार में कितने जिले हैं? 38, 38 पक्का? सब पता है मैप पे कहाँ कहाँ कौन जिला है?
बीपीएससी नहीं दे रहे हैं आप लोग, लेकिन और देश के मैप में पता देख रहा हूँ, मतलब हाथ हो जाए तो ना कि मेरा मेरा जिला है गायब हो जाए, है ना। नहीं ठीक है। तो क्या है कि जिले तीनों होते हैं, विकसित जिले होते हैं, पिछड़े जिले होते हैं और विकासशील जिले होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विकासशील जिले की, यानी ये भी कार्यक्रम पूरे देश के लिए लागू नहीं है, बल्कि ये विकासशील जिलों में ही लागू किया गया है। उसके बाद कहा गया लक्ष्य, इसमें लक्ष्य कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को इतना मजबूत करना है जिससे कि वो अवसर पैदा हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊपर ग्रामीण लिखा हुआ है, अवसर पैदा करना जिससे प्रवसन, विकल्प हो, मजबूरी नहीं। अभी अपने आप विकल्प नहीं है, मजबूरी है। तो ये ग्रामीण अब सब मुख्य परीक्षा वगैरह के लिए आप इसको लिख सकते हैं। लक्षित वर्ग बनाया गया इसमें। लक्षित वर्ग कौन कौन से हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अमीर वर्ग रहता है, जमींदार वर्ग रहता है। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, भूमिहीन किसान, ग्रामीण युवा, इन सब में लक्ष्य बनाया गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत किसान में भूमिहीन किसान भी है, सीमांत लघु किसान भी है। सीमांत लोग बताया था मैंने भूमिसार वगैरह में, सीमांत लघु किसान। जब पढ़ेंगे आप, पढ़े हैं भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म, उसमें बताया गया कौन किसानों को सीमांत और लघु कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना हो कि ये योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए नहीं है, बल्कि उसमें भी जो पिछड़ा हुआ वर्ग है ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए। और इसके उद्देश्य की बात जो की गई है, इसके उद्देश्य की बात की गई है, ग्रामीण समृद्धि अनुकूलन योजना। इसमें कहा गया कि राज्य में, जिलों में कौशल विकास करना, निवेश करना, और सबसे बड़ी समस्या है कौशल विकास, निवेश, और सबसे बड़ी समस्या है कम रोजगार की समस्या का समाधान। यानी इस योजना के द्वारा सरकार ने लक्ष्य बनाया कि कौशल विकास करना ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, तकनीकों का इस्तेमाल करना। ध्यान रखिए, तकनीक कई बार रोजगार कम भी करते हैं और तकनीक कई बार रोजगार बढ़ाते भी हैं। अगर गांव में कृषि प्रसंस्करण उद्योग को स्थापित किया जाएगा, एमएसएमई को स्थापित किया जाएगा, तो क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया तो क्या होगा? रोजगार मिलेंगे। यानी गांव में रोजगार की समस्या पूरे देश में है, कहीं गांव में क्या है, ज्यादा है? नहीं है ना? आप लोग ध्यान है ना? हाँ, ध्यान रखिए मेरे ऊपर। और आखिरी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, चूंकि ये पॉइंट सरल पॉइंट है, मजबूत करना। तो ये कृषि वाले क्षेत्र में जो दो, पहला है वो हो गया आपका ये कृषि प्रधान जन धन योजना, दूसरा हो गया ग्रामीण समृद्धि, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, और तभी जाके हम देश का विकास कर पाएंगे। अगला तीसरा है दलहन में आत्मनिर्भरता, दालों में। भाई बड़ी समस्या, 16 के बाद से दाल की कीमतें बढ़ी बढ़ी, और भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है,
यहाँ छोटे मोटे मोजाम्बिक, जाम्बिया, किन किन देशों से हमें दाल आयात करना पड़ा, अफ्रीकी देशों से कई लाख टन दाल आयात करना पड़ा। 2023-24 में भी, 2023-24 में भारत ने 4.65 लाख टन दाल का आयात किया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये डेटा आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन चूंकि तैयारी कर रहे हैं, डेटा से क्या होता है, चीजें आपके दिमाग में बैठी होती हैं कि आखिर स्थिति क्या है, समस्या कितनी गंभीर है। तो क्लास में चर्चा की गई आप लोगों के साथ कि सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था। आधा अधूरा उत्तर नहीं, पूरा बोलिए। अब मैंने पूछा कि दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया था। एक मेरे प्रिय छात्रा का जवाब आया, एमएसपी। अरे एमएसपी क्या? फिर एग्जामिनर पूछेगा, इंटरव्यूअर पूछेगा, एमएसपी क्या? भाई एमएसपी बढ़ाया गया था। पूरा बोलिए ना, आपने मन की बात पढ़ ली और टीवी पे ऐड देखते हो आप लोग, है ना। तो दालों के एमएसपी बढ़ाने से क्या होगा? किसान प्रेरित होगा, किसान उत्पादन के प्रेरित होगा कि ज़्यादा कीमत मिलेगा, तो सरकार ने बढ़ाया। और इस बार सरकार ने बजट में दालों के लिए, क्योंकि दाल बड़े आवश्यक हैं, दाल से क्या क्या फायदा ये बात करेंगे हम लोग, तो इसके लिए सरकार ने योजना शुरू की गई है 6 वर्ष के लिए। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष के लिए योजना शुरू की गई है। और इसमें 3 दालों को इन माना गया, तूर, तूर मतलब अरहर, उड़द और मसूर, है ना। ये 3 दालों पे ध्यान दिया गया है, ये तीनों दाल। और इनमें सरकार ने कहा है कि लक्ष्य क्या रखा गया है कि किसानों को कहा गया है कि अब जितना उत्पादन करेंगे अगले 4 वर्षों तक, 4 वर्षों तक सरकार ने कहा है कि एक संस्था है नेफेड, NAFED, फुल फॉर्म गूगल से सर्च कीजिएगा, आप सबको पता ही होगा, फुल पता है किसी को? नेफेड। और एक संस्था है NCCF। मैं संस्था का फुल फॉर्म लिखकर शाम में आपका वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये 2 संस्थाएं हैं। नेफेड है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, N से नेशनल, A से एग्रीकल्चर, C साइलेंट है कोऑपरेटिव फेडरेशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये पूरा इसका नाम है ये। और NCCF ऐसे ही है, ये भी एक संस्था है जो कि सरकार के लिए अनाजों की खरीद करती है। सरकार ने कहा है कि जो भी किसान इन संस्थाओं से पंजीकृत होंगे, पंजीकरण कराएंगे या करार करेंगे, जो एग्रीमेंट करेंगे, उन संस्थाओं से नेफेड और NCCF अगले 4 वर्षों तक क्या करेगी? उनसे दलहन खरीदेगी। ये क्यों किया गया? किसान दलहन तब उगाएगा ना जब लगेगा कि बिक जाएगा। किसान को लगेगा दलहन तो उगा लेंगे, लेकिन दलहन जो है वो बिकेगा ही नहीं, तो फिर किसान उगाएगा नहीं। निश्चित तौर पे सरकार ने कहा कि आप या तो नेफेड से या NCCF से आप पंजीकरण करवा लें अपना, या एग्रीमेंट कर लें कि जैसे होता है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उत्पादन जो करेंगे आपको हम बेचेंगे। तो सरकार आपके लिए कह रही है कि इससे क्या होगा कि हमें दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और दलहन के उत्पादन से सरकार ने यहाँ बताया है कि लाभ क्या क्या है, इससे लाभ क्या क्या होगा। सबसे पहला, प्रोटीन युक्त खाद्यान्न मिलेगा। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी या स्वास्थ्य बेहतर होगा, पोषण मिलेगा मतलब बेहतर होगा। उसके बाद इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी।
उसके बाद आपका विदेशों पर निर्भरता कम होगी। निर्भरता कम होगी। ठीक है। इसके बाद विदेशी मुद्रा की बचत होगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, है ना। है। और रोजगार बढ़ेगा, कीमतों में भी कमी आएगी, मुद्रास्फीति कम होगी। कीमतों में कमी। तो दलहन जो है इतना उपयोगी है, और इसके लिए सरकार जो है कई प्रकार के कार्यक्रम पहले भी लाई है, चाहे एमएसपी के द्वारा बढ़ाना हो, चाहे ये जो कार्यक्रम सब लाए गए हैं, जिससे कि किसान क्या हो, अभिप्रेरित हो, किसान क्या हो, वो मोटिवेट हो, और किसान ज़्यादा से ज़्यादा दालों का उत्पादन करे, और इसके चलते देश में उत्पादन जो है निश्चित तौर पर बेहतर होने की संभावना रहेगी। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कार्यक्रम था जो कि कृषि के विकास इंजन के लिए सरकार ने बताया है। हो गया, नोट जो कर रहे हो लोग। संजोग से मैं आ गया हूं, तो जो भी आप लोगों के विगत कुछ अगर 2 महीने पढ़े होंगे आप लोग, तो कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो आप लोग क्लास के बीच में या क्लास के बाहर भी या क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं, ताकि वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ताकि आप, मैंने ऐसे भी कहा था LIC हूँ, क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी, तो क्लास के बाद भी आ गया मैं, विषय ऐसा है। हम बोलो साहब, बोलना है ज़्यादा है। अब आ गया अगला चौथा कार्यक्रम, क्या किया गया है, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। ये सब जो आपने इकोनॉमी पढ़ा है ना, या खाद्य प्रसंस्करण, सब चीज़ें, सबका रिवीजन है ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में याद आ जाएगा। ये भी जो चलाया जा रहा है राज्यों के सहयोग से। देखो, हमने जब बात की थी खाद्य प्रसंस्करण की, बताया था कि भारत में बहुत ज़्यादा, अभी बताया शुरुआत में कि बहुत ज़्यादा जो फल और सब्जियां हैं बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि उसका भंडारण, उनका उद्योगों में इस्तेमाल वो नहीं होता है। तो सरकार ने कहा है कि हम सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेंगे, और इस कार्यक्रम में सरकार ने इसका उद्देश्य बनाया है, इस कार्यक्रम का, इसमें उतना कवरेज वगैरह नहीं है, ये पूरे देश के लिए लागू है। सबसे पहला क्या है, कहा है कि सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना। अब देखो, मैंने क्लास में बताया था, सर याद है कि नहीं आप लोगों को, कि सब्जी और फल का उत्पादन जब होगा ना, तो इससे प्रकृति और पर्यावरण को भी रक्षा मिलेगी। मैंने बताया था कि ज़्यादा फलों का उत्पादन पेड़ों पर होता है, और पेड़ जो होंगे वो कहीं ना कहीं वर्षा कराने में फायदेमंद होते हैं। सब्जियों के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, चाहे आलू हो चाहे बाकी, आलू जड़ में ही होता है ना, तो आलू भी एक प्रकार का जड़ी है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, ये मिट्टी की क्षमता से लेकर के प्रकृति तक सबको बेहतर करती है। तो निश्चित तौर पे उत्पादन जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने कहा कि अपने देश में बड़ी बर्बादी होती है, इसके लिए हमें उत्पादन बढ़ाना और हमें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने बताया है कि फल सब्जियों के लिए सिर्फ आपूर्ति श्रृंखला नहीं, बल्कि इसके लिए शीत आपूर्ति श्रृंखला, याद है ना, कोल्ड स्टोरेज, यानी खेत से जब फल और सब्जी निकले तो रेफ्रिजरेटेड वैन में आ जाए, या में रेफ्रिजरेशन हो जहाँ खराब ना हो, फिर जाए तो कोल्ड स्टोरेज हो जहाँ रखा जाए, वहाँ से फिर निकाल करके जब फैक्ट्रियों में पहुँचे तो सब कुछ अगर शीत भंडारण के द्वारा हो
निश्चित तौर पर ये चीज़ें बेहतर होगी। और इनका प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग करना, प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा सक्षम करना, और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें एक पॉइंट, किसानों को, लिख देता हूं पूरा, किसानों को उचित व लाभकारी मूल्य, जे कहते हैं FRP। याद है आप लोगों को? दो चीजें होती है, MSP और FRP। FRP किसके लिए है? गन्ना के लिए। MSP FRP में अंतर क्या है? जी सर, तो और अंतर क्या है कि MSP पर सरकार खरीदती है, FRP पर चीनी मिल मालिक खरीदते हैं। बताया गया। इसीलिए वो लाभकारी मूल्य है, उचित एवं लाभकारी मूल्य है, और ये जो है समर्थन मूल्य है। तो सरकार कह रही है, सरकार फल सब्जी थोड़ी खरीदेगी, लेकिन सरकार कह रही है कि इसके लिए FRP देंगे, क्योंकि जो हिंदुस्तान लीवर की कंपनी है, जो नेस्ले कंपनी है, जो माजा बनाती है, जो टमाटो केचप बनाती है, सरकार तय कर देगी कि आलू की कीमत इससे कम नहीं खरीद पाएंगे आप। जैसे गन्ने का वही किया गया ना, दिमाग लगाओ, गन्ने का तो वही किया गया। चीनी मिल मालिकों के लिए है कि अब गन्ना किसानों से इतने कम प्रति क्विंटल से कम पर गन्ना आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वैधानिक मूल्य है, खरीदेंगे तो आप जेल जाएंगे। उसी प्रकार सरकार कह देगी आलू के लिए, टमाटर के लिए, प्याज के लिए, अगर इस पे तय कर दे, निश्चित तौर पे जो फल सब्जी के उत्पादक हैं उनका बेहतर ही हो जाएगा। क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, अनुबंधित कृषि में, और किसानों को तय कर दिया जाए कि किसान अपना आलू इससे कम पे नहीं बेचेगा और कंपनियां इससे कम पे नहीं खरीदेगी, तो बाकी देश में भी आलू की कीमतें वही हो जाएंगी लगभग। जैसे FRP ऐसे ही चलता है लगभग। FRP से कम पे थोड़ी गन्ना जूस वाला गन्ना का जूस बेचता है, वो भी उतना हिसाब जोड़ लेता होगा ना, कितना क्विंटल गन्ना खरीदता है और उसी हिसाब से बेचता है। तो निश्चित तौर पे इसमें अगर फल सब्जियों में एक अपने देश का एक बहुत बड़ा किसान का वर्ग फल और सब्जियां उगाता है, बहुत बड़ा वर्ग, जितने गेहूं और चावल वाले, धान वाले लोग हैं, दलहन वाले, उससे कम ये नहीं है। इनकी कीमतें अगर निश्चित हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उचित एवं लाभकारी कीमत मिलेगी, तो देश के किसानों की स्थिति बेहतर होगी। यही सरकार ने सब चीज़ों के द्वारा, अब इसमें बाकी पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर फल और सब्जियों की कीमतों में बेहतर लाने से क्या होगा, इसका जो महंगाई है, मुद्रास्फीति भी स्थिर होगी। अभी रोज आलू का दाम बढ़ता है, प्याज का दाम बढ़ता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, तो चीज़ें स्थिरता आएगी, ये चीज़ें कीमतें भी स्थिर करेगी। ठीक है। अगला कहा गया है बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना, कितने लोग मखाना खाए हैं? अरे तुम नहीं खाए हो मखाना? बोलिए बोलिए। बिहार में मखाना, मखाना जो है आज की तारीख में, अभी इस बोर्ड पे बाद में आ रहा हूँ, मखाना आज की तारीख में बड़ा ही उपयोगी हो गया है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आजकल लोग मखाना का इस्तेमाल बहुत स्नैक्स के रूप में, मखाना अगर भुना हुआ हो घी में और नमक डाल के, बड़ा ही टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बिहार में एक बड़ा महत्वपूर्ण जाति है पंडितों में, मैथिल ब्राह्मण, और मैथिल ब्राह्मणों में ये कल्चर में है उनके, उनका एक फेस्टिवल नहीं, मतलब उनका एक बहुत बड़ा आयोजन है कि लड़का लड़की की शादी के बाद एक उनका होता है, जो होंगे मैथिल में जानते, कोजागरा होता है, उसे कोजागरा कहते हैं। वो शादी के एक साल के अंदर जो कभी पूर्णिमा में होता है, कभी जो दिवाली के बाद होता है, कभी दशहरा का, जो उसके दशहरा के बाद, अलग अलग क्षेत्रों में होता है, खासकर मिथिलांचल का इलाका जो है वो होता है। और इसमें लड़के वाले के यहाँ से लड़की वाले के यहाँ से लड़के वाले के यहाँ ले जाना होता है पान, मिष्टान और मखान। ये परंपरा में 2-2 बोरी, 3-3 बोरी
मखाना खरीद के ले जाता है लड़का लड़के वाला पूरे गांव में, उनके कुनबे में, वहाँ पे मिठाई और मखाना और पान सबको बांटा जाता है। वो जागरा कौन जागता है? फेस्टिवल है जो कि शादी के बाद ही होता है, एक ही बार जीवन में होगा, दोबारा नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मखाना जो है धार्मिक रूप से भी, क्योंकि मिथिलांचल में ही ज़्यादा होता है और मिथिला के लोग इसको शुद्ध होता है। ये सिंघाड़ा होता है, व्रत में भी सिंघाड़ा के आटा खा सकते हैं आप लोग, है ना। वैसे ही ये भी जो है व्रत में लोग किसका खीर बना के खाते हैं और इसको भून के खाते हैं, और भून के खाने में बड़ा टेस्टी होता है, ये खाना चाहिए। आजकल जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं सब मखाना खूब खाते हैं भुना हुआ ब्रेक में, कि मखाना में कई प्रकार के विटामिन नहीं, हाँ विटामिन भी कई प्रकार मिनरल्स बेसिकली इसमें होते हैं। विटामिन तो नहीं होते हैं, मिनरल्स बहुत हैं। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि यूपीएससी चूंकि ये मेंशन मखाना है, ये नहीं पूछेगा मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। आपके वहाँ पे पूछ सकता है कि मखाना में कौन कौन सा मिनरल्स, कौन कौन क्या पाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है उसके लिए, है ना। लेकिन मखाना में 2-3 फैक्ट बताऊं मैं पहले। सबसे बड़ा भारत का मखाना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? बिहार नहीं है, यहाँ पंजाब आ जाता है। सबसे बड़ा निर्यातक राज्य जो है मखाना का पंजाब है। यही दुर्भाग्य बिहार का है, उत्पादन बिहार करता है और पंजाब के व्यापारी आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं खरीद करके, और जा करके वहाँ उनके जो, क्योंकि यहाँ के लोग लाइसेंस नहीं लेते हैं। आप देखोगे आपका जो जिला है बगल में, यहाँ पर भोजपुर और भभुआ जिला जो है ना, यहाँ से क्या होता है, पंजाब की सैकड़ों ट्रकें आती हैं यहाँ से और हमेशा चावल लेके जाती हैं यहाँ से। चावल उत्पादन में पंजाब भी बहुत आ गया, लेकिन पंजाब हरियाणा में निर्यात जो भी करना है, यहाँ के निर्यातक नहीं है, यहाँ उत्पादक हैं। बिहार के किसान उतने अग्रणी नहीं है। अब मधुबनी पेंटिंग का ले लो, मधुबनी पेंटिंग होता है मधुबनी में और उसका निर्यात करता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ से बनवाते हैं, ऑर्डर लेते हैं विदेशों से मधुबनी पेंटिंग के, और यहाँ बनाने वाले, यहाँ के निर्यातक कम है। तो मखाना का उत्पादक बिहार है, लेकिन मखाना का निर्यातक जो है पंजाब है। तो मखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट, और बिहार के विकास के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, और इनके उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इस मखाना बोर्ड के द्वारा क्या किया जाएगा? इसके उत्पादन को बढ़ावा, इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा। मखाना का पेड़ देखे हो? यस सर भी बोल रहे हैं कुछ। मखाना पेड़ में होता है? पानी में होता है, पानी में होता है। ऐसे सिंघाड़ा होता है ना, वैसे ही मखाना होता है। मखाना पे छिलका होता है, ऊपर कवर होता है, और वो जो काला कासो निकल जाता है। सिंघाड़ा पे छिलका होता है निकल के। सिंघाड़ा भी 2 टाइप का पता है ना, एक छोटा वाला जो उबाल करके कांटा होता है, उसमें उबाल करके काट के खाया जाता है, बड़ा सुंदर लगता है वो। और एक बड़ा वाला जो इतना बड़ा बड़ा हरा हरा होता है या मैरून कलर का होता है, जो कि खाते हो तुम लोग। ठीक है, तो उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन, इसके मार्केटिंग को बढ़ावा देना, क्योंकि उत्पादन कोई और करता है और फायदा कोई और लेता है। ठीक है, और इसमें सरकार ने कहा है कि मखाना उत्पादकों को एफपीओ, एफपीओ क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। सरकार ने इसकी स्थापना की है। किसान, जो उत्पादक किसान है उनका संगठन से एफपीओ कहा जाता है। ये सभी उपजों के लिए, फसलों के लिए होता है। तो वो उनसे जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत, उचित प्रतिफल प्राप्त हो सके। इस प्रकार से बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात सरकार ने की है, और निश्चित तौर पे बिहार के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको दिमाग में रखना चाहिए। और ये जो पॉइंट है इसका कि इसमें कौन कौन से
खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, आप लोग खुद भी इसको देख करके विज्ञान के विषय है, विज्ञान के शिक्षक से या जो भी है पढ़ लेंगे और जान लेंगे। इसके बाद क्लास आपकी 6:30 तक है ना? 6 बजे तक की थी? नहीं, 2 घंटे से कम की क्लास क्या हो गई? 7:30? नहीं, वो पॉसिबल नहीं। क्लास की अधिकतम सीमा 2 घंटे है। अभी आपकी क्लास और चल भी रही है, और फिर अनावश्यक रूप से उत्साह में एक दिन पढ़ना नहीं है, रोज़ पढ़ना है। मॉर्निंग भी 2 घंटे पढ़ाए हूँ, यहाँ पर 2 घंटे पढ़ाऊँ, है ना। मॉर्निंग में 11 से 1 चल रहा है, आप लोगों का 4:30 6:30 चलेगा। उत्साह में ज़्यादा मत पढ़िए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अगला है ये सब सिंपल पॉइंट है, जहाँ जहाँ बड़े पॉइंट आएंगे वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटे पॉइंट में कम टाइम लगेगा। नाम से कुछ क्लियर है, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। 1965-66 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उस समय भी वही था कि हमें उच्च पैदावार वाली हमें बीजों का उत्पादन करना है, उनका उत्पादन करना वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। यहाँ पर भी एक मिशन बनाया गया है, हाई एल्डिंग सीड्स, क्योंकि पैदावार ज़्यादा हो। और इसमें सरकार ने जो इसमें उद्देश्य बनाया है, देश है कि अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना। अनुसंधान इकोसिस्टम, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसंधान इकोसिस्टम यानी हाई यील्डिंग सीड्स के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और तभी जो है क्या करेंगे, क्योंकि सब है ना, आप देखे हो ना, यहाँ पर तो केला अनुसंधान केंद्र भी है आपके यहाँ। कई सारे जो वो है ना कृषि के अनुसंधान के है ना, जो क्या कहते हैं उसको, लीची भी है, और बाकी अन्य फसलों के लिए भी है। कई जगह जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे बिहार में तो बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, उन सब के द्वारा, और ये वैज्ञानिक होते हैं, कृषि वैज्ञानिक होते हैं जिन कामों को करते हैं। और अनुसंधानों में क्या किया जा रहा है, देखो, हाई जो यील्डिंग सीड्स है, उच्च पैदावार जो बीज हैं, उनके लिए सबसे पहला होना चाहिए कीट प्रतिरोधी भी, यानी पैदावार भी ज़्यादा हो और वो कीट प्रतिरोधी हो। आजकल समस्या अपने देश में सब जगह है कि ज़्यादा कीटों के चलते बर्बादी होती है, कीट लग जाते हैं और अनाजों में खराब हो जाते हैं। और जलवायु अनुकूल हो, यानी ऐसा जो बीज हो जो कि हर मौसम में काम करे। कुछ मौसम को ज़्यादा नुकसान कई बार होता है कि कुछ एक मौसम में बीज काम करता है, अगले मौसम में नहीं कर पाता। और ऐसे 100 से अधिक किस्मों की बात की गई है, 100 से अधिक किस्मों की बात की गई। तो ये हाई यील्डिंग सीड्स जो है किसी भी देश के कृषि के विकास के लिए बहुत जरूरी माना जाएगा। बिना इसके कृषि का विकास नहीं हो सकता है, इसमें भी ये बात की गई है। और ये पॉइंट छोटा सा है, आपको दिमाग में होना चाहिए कि आप कैसे इसके लिए कर सकते हैं। गर्मी बढ़ गई ना, रोज जाती है लाइट, क्या जी गई है स्वागत में। छोड़ दिया जाए आज, जनरेटर चलेगा आएगा, क्योंकि मॉर्निंग वाले बैच में इतना ही हुआ है, ये यहीं तक हुआ है। आप तो तेजी पढ़ लिए, वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग, मौसम ठीक होगा।